नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हुई हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की तरह दिल्ली में भी बुलडोजर चलाया गया। हालांकि कार्रवाई शुरू होते ही एमसीडी ने इस पर ब्रेक लगा दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी बुलडोजर चलते रहे और आरोप है कि एक खास वर्ग को निशाना बनाया गया। बुधवार सुबह दिल्ली नगर निगम के 9 बुलडोजर और बड़ी संख्या में एमसीडी स्टाफ जहांगीरपुरी इलाके में पहुंच गया। देखते ही देखते हिंसाग्रस्त इलाके में कई दुकानों और घर के बाहरी हिस्सों को अवैध बताकर तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। ये सब कुछ दिल्ली पुलिस के आला अफसरों और 1500 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की सुरक्षा में चल रहा था। आरोप है कि एक ही समुदाय को निशाना बनाकर कार्रवाई शुरू की गई और वो भी बिना कोई नोटिस दिए। देखो, ऐसा है कि अभी तो हम जितनी भी पब्लिक लैंड के ऊपर जो कबाड़ियों ने कब्जा कर रखा था, अभी तो हम खाली वही क्लियर कर रहे हैं, तो इससे रोड भी खुलेगी और लोगों को भी खुशी का लोगों ने प्रकट किया है। मैं पूरी दिल्ली के लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि आप अपना सामान खुद हटा लीजिए, अब इसके बाद उन्हीं लोगों का नंबर है। सुप्रीम कोर्ट को पीड़ितों के वकील दुष्यंत दवे ने बताया कि इस तरह बिना नोटिस बुलडोजर चलाना अवैध है। कोर्ट के आदेश के बावजूद तोड़फोड़ रोकी नहीं गई। मीडिया में खबर आ चुकी है। ये लोकतंत्र में गलत संदेश देता है। खास बात ये रही कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी काफी देर तक तोड़फोड़ चलती रही। कई दुकानों और घरों के बाहर तोड़फोड़ हुई। तनाव के हालात तब बन गए जब यहाँ की जामा मस्जिद के बाहर बनी दुकानों और मस्जिद के बाहरी हिस्से को तोड़ दिया गया। आगे मंदिर भी था, लेकिन वहां पहुंचते ही बुलडोजर के पहिए रुक गए, क्योंकि सीपीएम नेता वृंदा करात वहां पहुंच गईं और उन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिखाया। अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है मेरे पास। हमारी जो अभी वो मांगे देख नहीं, कल फिर देखें क्या कर रहा है। वैसे साहब आप तक की इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से देखते हैं? इन्वेस्टिगेशन क्या है? अगर पुलिस ने खुद कहा है कि परमिशन नहीं दिया यात्रा के लिए, तो यात्रा कैसे निकली? हथियार कैसे उनके हाथ में था? अगर आप उनको वहीं रोक देते, वहीं हथियार सीज कर लेते, तो ये दिन जगना नहीं पड़ता। मगर सरकार चाहती थी, और अफसोस की बात यह है कि आप पार्टी, सुनिए, आप पार्टी इन तमाम लोगों को कह रोहिंग्या बांग्लादेशी, अरविंद केजरीवाल घर पे हमला हुआ, प्रोटेस्ट में बड़ा आसमान सर को उठा लिया। सिसोदिया ने एक लड़के का कत्ल हुआ, मर्डर हुआ, तो उसको जेएसआर नारा का वादा दे दिया। आपने वादा किया था रेगुलराइज करने का, तो आज वो खुद इन लोगों को कह रही है कि बांग्लादेशी रोहिंग्या है। मैं इसे कंडेम करता हूं, ये गलत है। ये भारत की लोकतंत्र के लिए रूल ऑफ लॉ को कमजोर करता है। ये विजिलेंटी जस्टिस कर रही है बीजेपी। आ सका कोई कार्रवाई नहीं की। बीजेपी के नेताओं ने लेटर लिखा, मेयर ने कहा कि अपराधी हैं, इनका घर तोड़ देंगे। घर तोड़ दिया आपने, उनका कारोबार तोड़ा। लोग ने उनका रोजी छीन लिया, आपने रोटी छीन ली उनके हाथ से। आपने गलत हुआ है। कल बताएंगे। आप सुन रहे थे असदुद्दीन ओवैसी को। एआईएमआईएम के नेता यहां पर पहुंचे हैं जहांगीरपुरी, और यहां पर उन्होंने केंद्र सरकार और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार दोनों पर ही तीखे हमले किए हैं। उन्होंने गंभीर आरोप लगाए, कहा है कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहकर इन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रही है, ये देश के लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। आपको बताएं कि ओवैसी यहां पहुंचने वाले दूसरे नेता हैं। आज सुबह वृंदा करात, जो कि सीपीएम के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी जहांगीरपुरी पहुंची थी। और जैसा कि आप सुन रहे थे, ओवैसी से बिल्कुल साफ है कि जहांगीरपुरी में जो बुलडोजर चले, इसके बाद राजनीति गर्मा गई है, तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही इस मुद्दे पर आमने सामने हैं। बीजेपी ने साफ किया कि खासकर रोहिंग्या बसावट वाले इलाके में निगमों का बुलडोजर चलता रहेगा। बीजेपी का आरोप है कि रोहिंग्याओं को आम आदमी पार्टी ने बसा दिया, जबकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि एमसीडी जब बीजेपी के पास है तो उसने अवैध कब्जे क्यों नहीं रोके।
धर्म की आड़ में जमीन पे इलीगल कब्जा तो नहीं करा सकते। क्या आम आदमी पार्टी ने रोहिंग्याज को ओखला से लेके जहांगीरपुरी तक जमीन पर इलीगल कब्जे नहीं करवाए? ये एक बड़ा प्रश्न है और इसकी जांच होनी चाहिए, कड़ी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बांग्लादेशी रोहिंग्या और अवैध निर्माण के मसले पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। जहांगीरपुरी से शुरू हुआ कब्जा हटाने का सिलसिला अब थमने वाला नहीं दिखता। आने वाले वक्त में दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बसे रोहिंग्याओं को लेकर निगम अभियान जारी रखने के मूड में है। आने वाले टाइम के अंदर दिल्ली के अंदर इंक्रोचमेंट हटाना है और खासतौर से ऐसे इलाके जहां पर अवैध धंधे चलते हो, जहां नशाखोरी होती हो, जहां पर बांग्लादेशी रोहिंग्या जिनको सरपरस्ती केजरीवाल सरकार ने दे रखी, उनको फ्री में पानी, बिजली और राशन देकर, वहां पर यह कार्रवाई बहुत जरूरी है जिसको निगम आगे करेगा। उधर आम आदमी पार्टी ने अवैध निर्माण और कब्जे को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। कहा कि दिल्ली नगर निगम पर 15 साल से बीजेपी काबिज है। रिश्वत लेकर अवैध निर्माण को बीजेपी के लोगों ने ही अंजाम दिया। भारत देश में दंगे रोकने हैं तो भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स पे, उनके मुख्यालय पर बुलडोजर चलाइए। हम गारंटी देते हैं कि अगर भाजपा के मुख्यालय पे बुलडोजर चलेगा तो दंगे रुक जाएंगे। यही लोग कराते हैं दंगे। गृह मंत्री जी खुद ये दंगे करवा रहे हैं और अगर बुलडोजर चलाना है तो गृह मंत्री जी के घर पे चलाइए बुलडोजर। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। कार्रवाई का बुलडोजर फिलहाल रुकने वाला नहीं, पर सही मंशा की जगह ऐसे इलाकों पर राजनीति के बादल मंडराने लगे हैं जहां किसी का नफा है तो किसी का नुकसान। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज एमसीडी के बुलडोजर चलाने की कार्रवाई को बीजेपी की गुंडागर्दी करार दिया। उन्होंने कहा कि अगर एमसीडी की निगरानी में अवैध निर्माण हुआ तो उन जिम्मेदार नेताओं के घर भी तोड़ देने चाहिए। अगर देश में ये गुंडई, ये लफंगई बंद करनी है तो इसका सबसे सरल और सबसे बढ़िया तरीका है बीजेपी के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चला दो। भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चला दो, लफंगों के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चल जाएगा अपने आप। जितना गुंडई हो रही है देश में, उसके हेडक्वार्टर पे अपने आप बुलडोजर चल जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी डिस्कोर्स दे रही है देश को कि केवल और केवल लड़ाई झगड़े पे बात करो, गुंडई पे बात करो, लफंगई करो और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने लिखा कि यह भारत के संवैधानिक मूल्यों का विध्वंस है। यह गरीब और अल्पसंख्यकों पर राज्य प्रायोजित निशाना है। इसके बजाय बीजेपी अपने दिलों की नफरत पर बुलडोजर चलाए। हॉट टॉपिक में फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद बताएंगे रूस यूक्रेन जंग का ताजा हाल। यूक्रेन के चेर्निहिव शहर में रूसी हमले में काफ़ी तबाही मची है। राजधानी कीव के बाद चेर्निहिव ऐसा इलाका है, यहाँ से सबसे ज़्यादा खिलाड़ी आते हैं। रूसी हमले में बड़ी संख्या में खिलाड़ियों की मौत हुई, साथ ही यहाँ का स्टेडियम भी तहस नहस हो गया है। हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। यूक्रेन के चेर्निहिव शहर का स्टेडियम, खेल के इस मैदान को भी रूस ने जंग का मैदान बना दिया। रूस की तरफ से जो बम गोले दागे गए, उसकी वजह से जो मैदान के बीचों बीच जो है वो तकरीबन 15 फीट गहरा गड्ढा नजर आता है। और इसी हमले में जो यहाँ स्टेडियम के जो स्टैंड है वो इस तरह से नित नाबूद नजर आता है, जहाँ अब मलबों को हटाने का जो काम है वो चल रहा है। इस स्टेडियम की खासियत ये है कि यहाँ पे न सिर्फ फुटबॉल का ग्राउंड है बल्कि रेसिंग ट्रैक भी है यहाँ पर, जिस पर दौड़ जैसी प्रतियोगिताएं जो है और जो प्रैक्टिस है वो होता रहा। ये इलाका चेर्निहिव का ये कहा जाता है कि इस इलाके से बहुत ज़्यादा खिलाड़ी जो हैं वो आते हैं यूक्रेन के।
एक तो कीव का इलाका है जो कि राजधानी है, उस इलाके से ज़्यादा खिलाड़ी आते हैं, और दूसरा इलाका ये है जो कि चेन्नई का इलाका है, और यहाँ बड़ी तादाद में जो खिलाड़ी हैं वो आते थे, और इसलिए स्टेडियम का ज़्यादा महत्व रहा है, क्योंकि ये सब उनके लिए एक प्रैक्टिस की जगह रही है, प्रतियोगिता की जगह रही है। ये भी कहा जाता है कि जो 700 लोगों की मौत इस शहर में हुई रूसी आक्रमण की वजह से, उसमें एक अच्छी खासी तादाद खिलाड़ियों की भी है। कई खिलाड़ियों की जान जो है वो अलग अलग हमलों में, अलग अलग इलाकों में हमलों की वजह से चली गई। तो ये जो स्टेडियम है इसकी हालत क्यों हुई ऐसी, ये सवाल पूछे जाने की जरूरत है, क्योंकि ये तो एक सिविल इलाका है, एक नागरिक ठिकाना है, यहाँ से कोई सैन्य गतिविधि नहीं हो रही थी जैसा कि यूक्रेन का कहना है, फिर भी इस इलाके को निशाना बनाया रूस ने। अहम बात यह है कि जो बेलारूस का जो बॉर्डर है वो यहाँ से इस शहर से चंद किलोमीटर की दूरी पर है, तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर है, और जो पहला थ्रस्ट, जो हमले का जो पहला जो झटका है वो इस शहर को उठाना पड़ा, क्योंकि पूरे असलहों और पूरी तैयारी के साथ जो रूसी सेना है वो जब आगे बढ़ी बेलारूस बॉर्डर से, तो ये शहर सबसे पहले उसके निशाने पर आया, जहाँ उसने तकरीबन 40 दिनों तक अलग अलग इलाके को घेरे रखा और कुछ इलाकों को अपने कब्जे में रखा। शहर में बहुत सारे ऐसे रिहायशी इलाके भी हैं जहां पे भारी नुकसान हुआ है, और वहां से तकरीबन लाखों की तादाद में जो लोग हैं यहाँ से वो माइग्रेट होकर चले गए हैं, पलायन होकर चले गए हैं, अलग अलग जगहों पर जाकर उन्होंने शरण जो है वो ली है। तो एक काफ़ी नुकसान इस शहर को, हालांकि इस शहर से सेना आगे ना बढ़े रूस की, इस वजह से कई सारे पुलों को खुद यूक्रेन की सेना की तरफ से ध्वस्त कर दिया गया, ताकि टैंकों का जो मूवमेंट है, बख्तरबंद गाड़ियों का जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाए, और जो रसद और जो असलहे लेकर रूस की सेना आई थी उसमें एक तरह से रुकावट पैदा हो, और अपनी इस रणनीति में जो यूक्रेन की सेना है वो कामयाब हुई। रूसी सेना को इस शहर और इस इलाके से लौटना पड़ा है, हालांकि जिस तरीके से बेलारूस बॉर्डर से इस इलाके की नज़दीकी है, हमले का खतरा हर वक्त बरकरार रहता है। और जो मैं आपको ऊपर से दिखा रहा था वो आपको नीचे से दिखाता हूँ कि किस तरह से तकरीबन 15 फीट जो गहरा गड्ढा है वो बॉम्ब शेल की वजह से ये हुआ है, और किस तरीके से ये जो पूरा जो स्टैंड है वो मलबे में तब्दील हो गया है। तो ये एक निशानी, एक नमूना कि रूस के हमले की जो गंभीरता और जो मारक क्षमता है वो क्या रही। यहाँ फिर से जीवन शुरू करने की कोशिश की जा रही है, यहाँ इस जगह को फिर से शेप में लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसमें लंबा वक्त लगेगा, और इस बीच जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती। हाँ, इतना ज़रूर है कि फिर से जो लोग हैं यहाँ पर वो अपने मनोबल से फिर से दोबारा से उठ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इस स्टेडियम के इन मलबों की तस्वीरों के साथ, और यहाँ जिस तरीके से इसे फिर से दुरुस्त करने की कोशिश हो रही है, एक शुरुआत हुई, अभी लंबा वक्त लगेगा। इन तस्वीरों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। उमाशंकर सिंह, चेन्नई शहर से, NDTV इंडिया के लिए। तो हॉट टॉपिक में इतना ही। देखते रहिए NDTV इंडिया।